जैसलमेर के डांगरी गांव में खेत सिंह अभी हत्या हुई है और बाड़मेर मोर्चरी के आगे हजारों लोग धरने पे बैठे हैं। मेरा तो प्रदेश की सरकार से निवेदन है कि आरोपियों के तुरंत से तुरंत गिरफ्तार करें और इस तरीके की घटना आए दिन हो रही है, निवेदन है कि आप मजबूत कदम उठाएं। धन्यवाद सभापति महोदय। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2025 पे मुझे आपने बोलने का मौका दिया। जैसे ही ये अध्यादेश मेरे हाथ में आया, इसकी पहली लाइन थी कि राजस्थान राज्य में चिकित्सा पर्यटन के बढ़ने के अपार अवसर है, निश्चित रूप से अवसर है और बहुत जरूरी भी है कि हम पर्यटन को बढ़ाएं। पर वर्तमान में हमारी स्थिति क्या है, थोड़ा इस पे भी गौर करने की जरूरत है। मैं बाड़मेर जैसलमेर से आता हूं। बाड़मेर और जैसलमेर के सारे लोग 70 से 80% लोग मरीज गुजरात उन तमाम हॉस्पिटल्स में उपचार के लिए जाते हैं। हम टूरिज्म की बात कर रहे हैं, हमारे खुद के लोगों को हम रोक नहीं पा रहे। मैं तो धन्यवाद दूंगा स्वर्गीय जसवंत सिंह जी को, जिनके प्रयासों से एम्स बन पाया और मारवाड़ को एक बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो पाई। मैं आपको बताना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय, नीति आयोग की एक रिपोर्ट में जो कल पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि राजस्थान हमारा जो मजबूत और बहुत बड़ा स्टेट है, वो हेल्थ के सेक्टर में 16वें स्थान पे, और हम बात कर रहे हैं कि साहब हम हमारा टूरिज्म बढ़ा रहे हैं। जो स्टेट 16वें नंबर पे है, उसमें टूरिज्म कैसे बढ़ेगा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। आप रिम्स बनाएं, जरूरी है एम्स के तर्ज पे हम नवाचार करें। देखो बकरो वैन उर नाम शेर राखण में वो शेर को नहीं बने। आपको और ज्यादा स्थितियों में सुधार लाने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्र की एक रिपोर्ट थी, उसके अंदर मैं पढ़ रहा था कि हमारे राजस्थान स्टेट के अंदर लगभग 9,940 जो हमारी संस्थाएं हैं, पीएचसी, उनमें से मात्र 3% है जो उन राष्ट्रीय मानकों पे पूरे तरीके से फिट है। बाकी 97% हवा में है। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसके ऊपर कोई बात नहीं है। हम तो आरयूएचएस को रिम्स बना रहे हैं। अरे भैया बने कहीं बना दो, पर हेल्थ की जब तक हम पूरे तरीके से उनको मजबूत नहीं करेंगे तब तक ये बदलाव नहीं आ सकता। एक सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट थी, मैं एक छोटी सी, लगभग जहां पे भी हेल्थ की बात आती है सारे माननीय सदस्य कहते हैं कि साहब हमारे यहां डॉक्टरों की कमी है। राजस्थान का जो पूरा परसेंटेज है, लगभग 40 से 45% जो पद है वो रिक्त है। मैं बाड़मेर से आता हूं, सीमांत क्षेत्र है, बीच में तनाव की स्थितियां थी। सबसे ज्यादा जो जरूरत थी शिक्षकों की वो हमारे उस क्षेत्र में थी। आज सबसे ज्यादा वहां पे पोस्टें खाली पड़ी है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मेरा तो माननीय मंत्री जी से निवेदन रहेगा, रिम्स अपन बनाएं, पर पहले जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको हम मजबूत करें। मैं कहना चाहूंगा कि WHO की एक रिपोर्ट थी, उस WHO की रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ था कि 1000 लोगों पे एक डॉक्टर की जरूरत है। क्या वाकई हम उन तमाम मानकों पे खरे उतर रहे हैं? क्या स्थितियां वैसी है? हवा मीना है, जमीन माथत को नहीं। आज की डेट में अगर मैं बात करूं हमारे हेल्थ सिस्टम की, माननीय सभापति महोदय, कोई प्रथम स्टेज पे अगर कोई कैंसर का पेशेंट है और वो जांच करवाने जाता है तो चौथे स्टेज पे आते आते तब उसके पास जांच की रिपोर्ट आती है। मैं कंक्लूड कर रहा हूं, आप विचार करें कि चौथे स्टेज का कैंसर उसको जब डिटेक्ट होता है तब आता है कि हाँ साहब आपके अंदर हुआ है। साहब ये स्थिति अपने आप पे जांच की रिपोर्टों की रही है। साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज की बात चल रही थी अभी, उससे पहले हमारे बाड़मेर की जो मेडिकल कॉलेज है वो लंबे समय से निर्माणाधीन ही है। पिछले 5 साल से उसका काम चल ही रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कब तक बन पाएगी। सीटी स्कैन मशीन जो बाड़मेर की MRI और तमाम चीजों की मांग पहले भी सदन में रख चुके हैं, पर उसके ऊपर भी अभी तक कोई मजबूती से ठोस कोई काम हुआ नहीं है। हमारे बाड़मेर के लोगों को आज भी दिन ब दिन भटकना पड़ रहा है। अगर मैं जर्जर भवनों की बात करूं, थोड़े दिन पहले की घटना, आप रिम्स बनाएं, निश्चित रूप से बनाएं, पर पहले जो स्ट्रक्चर है उसको मजबूत तो करें। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। मैं अगर दवाइयों की बात करूं तो मेडिकल कॉलेज में 43%, पीएचसी में 27% और सीएचसी में 15% ही दवाइयां अवेलेबल है, बाकी कोई दवाइयां नहीं है। आम आदमी कहां जाएगा? मेरा तो निवेदन है कि बाड़मेर के अंदर कई सारे और भी जो मेडिकल इंस्टीट्यूट में घोटाले हुए उनकी जांच हो, और साथ ही साथ सैनिटरी नैपकिन का एक बहुत बड़ा इश्यू और स्टेट लेवल का जो घोटाला है जिसमें हमने ध्यान आकर्षण लगाया है, आने वाले समय में आपसे पूछेंगे भी। साथ ही नर्सेज और पैरामेडिकल कमिटी जितने भी स्टाफ है उसकी बहुत बड़ी कमी है। हमारे लैब टेक्नीशियन LT के जो पद है, कर लेने दो सर, पूरा कर एक पूरा कर लेने दो सर।
धन्यवाद सभापति महोदय। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियम विधेयक पर आज मुझे आपने बोलने का मौका दिया। सबसे बड़ी चीज कि ये बिल क्यों जरूरी था। ये बिल इसलिए जरूरी था ताकि जो आए दिन हमारे यहां पे जो मानसिक तनाव के कारण जो युवा जो छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, उन आत्महत्या के दर को हम किस तरीके से कम कर सकें, उन युवाओं को, उन छात्रों को हम किस तरीके से एक बेहतर माहौल दे सकें। मुझे कहने में बड़ा दुख होता है कि समिति में जाने के बाद में भी इस बिल में छात्रों को लेके जो छूट, जो बेहतर माहौल की मांग जो की गई थी वो नहीं मिल पाया। आपने क्या किया? आपने किए जुर्माने कम किए, कोचिंग सेंटर्स को प्रोटेक्ट किया। जाहिर सी बात है, कोचिंग सेंटर आप चलाएं, स्टेट में कोचिंग सेंटर होने चाहिए, नए युवाओं को मौका मिले, इसलिए तमाम चीजें होनी चाहिए, बाहर के राज्यों के विद्यार्थी यहां आने चाहिए। पर साहब, आप जो जुर्माने कम करके इनडायरेक्टली जो बेनिफिट दे रहे हो, क्या ये उन छात्रों के साथ ठीक है? आप देखें कि साहब फीस स्ट्रक्चर पे कोई बात आपने नहीं की। सबसे बड़ी जो समस्या है, हर व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होता, हर युवा आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होता। फीस का एक बैरियर होना चाहिए, पर उस बैरियर की कोई बात नहीं। चारों तरफ लूट खसोट मच रही है। मेरे से पहले भी सम्मानित सदस्यों ने यह बात रखी। मुझे लगता है कि इस पे पुनः विचार करना चाहिए। साथ ही साथ थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, एक वीडियो काफी चला था। एक प्रतिष्ठित कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक बच्ची टॉप फ्लोर पे नीचे कूदने के लिए तैयार थी, दो टीचर्स ने उसको बचाया। ये स्थितियां आए दिन अपने प्रदेश में हो रही है, ना सिर्फ कोटा में, बल्कि जहां जहां भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहां सब जगह ऐसी घटनाएं आए दिन हमें देखने को मिलती है। पर साहब, इसकी बात कौन करेगा? हम जो बिल ला रहे हैं, क्या इस बिल से हम उन तमाम लोगों को समाधान दे पा रहे हैं? कोई समाधान नहीं है, सिर्फ लीपापोती, सिर्फ बातें। मुझे लगता है कि ऐसे बिल के कारण, जिसका जो सही अर्थ, जिस दिन पहले दिन जब ये बिल आया तो विपक्ष के भी कई साथियों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी बिल था और अच्छा हुआ है कि ये बिल ले आए। पर साहब, इस बिल का जो उद्देश्य था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि यहां पे 200 सम्मानित सदस्य बैठे हैं और 200 अपने बलबूते पे चुनाव जीत के लोकतांत्रिक सिस्टम से यहां तक पहुंचे हैं। इनके जिले की टीमें बनी है, कमेटियां बनी है। उन जिले की कमेटी में यहां बैठे हुए सम्मानित सदस्य हैं, वो भी मेंबर नहीं है। क्या किया है आपने? ब्लॉक स्तर पे कम से कम अगर आप कमेटी बनाओ, कोई प्रधान या कोई जनप्रतिनिधि को उसके अंदर सदस्य तो बनाए। अभी थोड़ी देर पहले विपक्ष के एक साथी कह रहे थे कि साहब ये सिस्टम तो पूरा 1-2 अधिकारी हैं वही चला रहे थे और आगे भी वही चलाएंगे। साहब, इससे आपकी जो इमेज है वो नेगेटिव हो रही है। इस तरीके से सारा जो सिस्टम है वो अधिकारियों के हाथ में ना दे। जनप्रतिनिधि जो चुन के आते हैं, उनके पास उनकी बात रखने की जगह होनी चाहिए। हर व्यक्ति सदन में छोटी छोटी चीजें लेके नहीं आएगा। कमेटी जो है जिला स्तर पे, आपने क्या किया? हर तीसरे साल साहब वापस इनको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, जो छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनका रजिस्ट्रेशन होगा। बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के तो अधिकारी आपके घर जाके पन्ना दे आएंगे और जो कमजोर है वो दर दर मारा फिरेगा, साहब एनओसी दो, साहब एनओसी दो। क्या साहब, भ्रष्टाचार के लिए आप 4 दरवाजे नए क्यों खोल रहे हैं? आपने एक चीज और इसमें लिखी, सुझाव पेटी का, शिकायत पेटी का। अरे साहब, आप मुझे बताइए कितने विभागों के लिए सुझाव और शिकायत पेटी का रखी गई है और कितने मंत्री जाके उन शिकायतों को पढ़े? कभी पढ़ा है क्या साहब? एक भी जगह नहीं है। फिर ये क्यों, ये नया नाटक क्यों? कोई बच्चा जाके शिकायत दे आएगा, पीछे से कोई आके निकालेगा, पढ़ेगा, अच्छा शिकायत दी है, रुको इलाज करते हैं। साहब, ये क्या है? किस तरीके से कर रहे हैं हम लोग? अगर वाकई आप चाहते हो बच्चे का इलाज, तो साहब ईश्वर हिज करे, इया मिनत को नहीं वे। मैं आपसे तो यही निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो बिल आया है, इसका जो मूल उद्देश्य, हम उससे ना भटके। तमाम चीजें होती रहेगी, ये युवाओं से जुड़ा हुआ विषय है। आने वाली पीढ़ी पूछेगी। ये युवा जो आज किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रहे हैं, जब
कहीं विभाग में बैठेंगे, यहां आके बैठेंगे तो कहेंगे कि साहब हमसे जो पहले यहां पे माननीय सदस्य थे उन्होंने क्या क्या बिल किस किस तरीके से लाए। आप एक नजीर पेश करो। आप तो खुद मंत्री जी बहुत मजबूत आदमी हो, आपको तो मजबूती से बिल लाना चाहिए। आपको तो एजुकेशन सिस्टम की पूरी बागडोर हाथ में दे रखी है, हायर एजुकेशन जैसा बड़ा डिपार्टमेंट आपके पास में है। आप तो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को टाइट करो ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को, उन तमाम युवाओं को कोचिंगों के भरोसे जाना ही नहीं। आप तो उन सिस्टम को इस तरीके से मजबूत करो और मुझे पता है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप मजबूती के साथ करेंगे। पर कहीं ना कहीं ये जो तमाम चीजें जो फैलाई जा रही है, इससे आपके एक ऑरा को डैमेज करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा तो निवेदन है कि इन छात्रों के हित में आप सोचें। साथ ही साथ अभी भर्तियों की बात चल रही थी, माननीय सदस्य, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले कोई भर्ती की बात चल रही थी, अभी एसआई भर्ती का प्रकरण काफी लंबा चला भी है। विपक्ष ने भी कहा, पक्ष ने भी कहा, बारी बारी से कहा साहब हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या हुआ साहब? जो अपराधी थे, जिन्होंने गलत किया था, उनको सजा मिली या नहीं मिली, पर जो लोग, जो बच्चे अपनी मेहनत के बलबूते पे, खून पसीने की कमाई से कोचिंग करके बड़े शहरों में रह के अपनी पूरी जो पूंजी थी उनको लगा के जो नौकरी लगे, जो साधारण बच्चे थे, जो ग्रामीण परिवेश से आने वाले थे, उन सभी की हत्या आप लोगों ने की है। आपके हाथ भी रंगे हुए हैं। मैं तो इस सदन के माध्यम से समाप्त कीजिए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी, जो अभ्यर्थी जिनका कोई कसूर नहीं है, तो उन्हें आप उनके साथ न्याय करें, उनको पूरे तरीके से न्याय मिलना चाहिए। और कोचिंग आप बढ़ाएं, पर युवाओं का, आने वाली पीढ़ी के बारे में आप विशेषकर सही ढंग से सोचें और यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।